प्यारे छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं, विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्यों की जो फाइल आपके द्वारा निर्मित की जाएगी, उसमें पहली जो फाइल है आपकी वो है विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण प्रतिवेदन फाइल का निर्माण करना। इसे आप फाइल को निर्मित करने के बाद आप सबमिट करवाएंगे सामूहिक तरीके से सभी अध्यापकों के नाम लिखकर। और इस फाइल के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो कार्य किया जाएगा, उसके कार्य का जो प्रमाण होगा, आपको हर एक बिंदु का छायाचित्र उससे संबंधित क्लिक करना है, निर्मित करना है और उसको प्रमाण के स्वरूप में आपने अपनी फाइल पे चस्पा करना है। जब वो फाइल निर्मित हो जाएगी तो आप विद्यालय से प्रस्थान करने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य से उसको हस्ताक्षरित और मोहर से उसे प्रमाणित करवाएंगे और उसके बाद ही आप उसे अपनी संस्था में फाइल को सबमिट करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होगा हम इसको जानेंगे और किस तरीके से आप इस फाइल का निर्माण करेंगे उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यालय संबद्धता फाइल के अंतर्गत आपके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावना से कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। चूँकि आप विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण लेने जा रखे हैं तो विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण क्या होता है, उसको क्यों स्टार्ट किया गया है, उसका क्या लाभ है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका क्या महत्व है, उन सारी चीज़ों को आप प्रस्तावना के अंतर्गत लिखेंगे। और उसके बाद आप जिस विद्यालय में आप गए हैं उस विद्यालय के सामान्य स्वरूप को, सामान्य परिचय को देने से पूर्व आपका कार्य होगा विद्यालय का अर्थ और परिभाषा, उसके स्तर, चूँकि माध्यमिक और प्राथमिक स्तर जो होता है उसके अंतर्गत किस तरीके का स्वरूप होता है, विद्यालय का नेचर या प्रकार सरकारी है, गैर सरकारी है या हम कहें अर्ध सरकारी है, किस तरीके का विद्यालय है उसके बारे में आप लिखेंगे। विद्यालय प्रतिवेदन किसे कहा जाता है इसका अर्थ लिखेंगे, इसकी विशेषता को लिखेंगे आप। और इसके पश्चात आपके द्वारा बताया जाएगा विद्यालय प्रतिवेदन निर्माण का जो उद्देश्य और आवश्यकता है। आपने पहले विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण के बारे में बताया, अब उससे संबंधित प्रतिवेदन तैयार हो रहा है तो इसीलिए आपने विद्यालय का स्वरूप, अर्थ, ये सारा प्रकार बताते हुए विद्यालय प्रतिवेदन किसे कहते हैं इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से आपने लिखना है। तो यहाँ तक तो आपका सारा सामान्य है। अब इसके बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क जो आप कर रहे होंगे वहाँ पर, उसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा करनी है, उससे संबंधित दस्तावेज एकत्रित करने हैं जो कि आप फाइल में चस्पा करेंगे। फिर वो छाया चित्रण के माध्यम से होगा या आपके द्वारा ब्लूप्रिंट निर्माण के माध्यम से होगा, आपका डिस्कशन के माध्यम से होगा, उसके छाया चित्र होंगे या विद्यालय आपको कोई दस्तावेज दे रहा है उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, उसको आप कलेक्ट करेंगे, वो फाइल में आप संलग्न करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस विद्यालय में गए हैं ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपने उस विद्यालय का सामान्य परिचय बताना है। वो कहाँ स्थापित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, वहाँ का लोकल स्टेशन कौन सा है, लोकल स्टेशन से उसकी दूरी कितनी है, वो विद्यालय कितने एरिया को कवर करता है, यानी कि जो उस क्षेत्र के कितने क्षेत्र के विद्यार्थी, वहाँ की दूरी, कितने किलोमीटर दूर के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उसको कब निर्मित किया गया, उसका एरिया कितना है, उसमें भौतिक संसाधन कितने, उसमें मानवीय संसाधन कितने हैं, वहाँ मैनेजमेंट किस तरीके का है, वो सरकारी है, वो सारी चीज़ें जो उस विद्यालय का परिचय दे उसका छाया चित्र आप क्लिक करेंगे और उसको फाइल में जहाँ पे सारी चीज़ें लिख रहे होंगे फाइल की बाईं ओर उस फोटो को चिपका देंगे और उसके नीचे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। जब आप विद्यालय का सामान्य परिचय दे देंगे और उसका छाया चित्र वगैरह आप ले लेंगे, इसके बाद आप विद्यालय से संबंधित जितनी भी गतिविधियां उस विद्यालय में हो रही हैं उनसे संबंधित आपका विवरण, उससे संबंधित क्रिया आपका फाइल के अंदर लेखबद्ध किया जाएगा और उससे संबंधित ही छाया चित्र आप क्या करेंगे फाइल में संलग्न करेंगे।
तो सबसे पहले आप विद्यालय के सामान्य परिचय के बाद दैनिक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। जैसे आप देखते हैं, आपकी भी कक्षाओं का संचालन से पूर्व आप दैनिक क्रियाएं प्रातः सभा की संपादित करते हैं, उसके बाद ही आपकी कक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से होता है। तो विद्यालय में भी स्वाभाविक है, दैनिक क्रियाओं के अंतर्गत प्रार्थना होती होगी। तो कौन सी प्रार्थना होती है, कितने बजे स्टार्ट होती है, विद्यालय की टाइमिंग क्या है, वो प्रार्थना सभा आयोजित होते हुए के छायाचित्र वगैरह, उन प्रार्थनाओं का विवरण, कौन कौन सी क्रियाएं प्रार्थना सभा में संपादित की जाती हैं, उन सब को आप लेखबद्ध करेंगे। तो उससे संबंधित छायाचित्र और उन सब का लेखीकरण आप क्या करेंगे, अपने प्रतिवेदन के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद बारी आती है उपस्थिति की। तो आपकी प्रार्थना के अंतर्गत भी आपकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। तो वहाँ पर किस तरीके से प्रार्थनाओं का या मैं कहूँ कक्षाओं की उपस्थिति का ब्यौरा रखा जाता है, तो यहाँ पर आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपस्थिति पंजिका का स्वरूप वहाँ पर किस तरीके का है, अध्यापक की उपस्थिति का, विद्यार्थी की उपस्थिति का, कर्मचारियों की उपस्थिति का, या कोई आगंतुक आ रहा है तो उसकी उपस्थिति का स्वरूप किस तरीके का होता है, वो सारा ब्यौरा आप लेंगे। तो आपको कार्यालय से भी, प्रधानाचार्य कार्यालय से भी, साथ ही साथ विषय अध्यापक से भी, और यह भी ध्यान रखना है कि एक उपस्थिति विद्यालय में इस तरीके की लगाई जाती है जिसके लिए एक जो ब्लैक बोर्ड है वो सुनिश्चित होता है। वहाँ पे ऑल टोटल जितने भी स्ट्रेंथ विद्यालय में विद्यार्थियों की होगी, कक्षावार, फिर कैटेगरी वार, किस कक्षा में कितने बच्चे आज उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित हैं, उस ब्यौरे को विद्यालय में मैं उसको कह सकती हूँ बुलेटिन बोर्ड टाइप का, वो वहाँ पर क्या होता है, रोज लेखबद्ध किया जाता है। तो उसका जो ब्यौरा है उसको भी आपने क्या करना है, संलग्न करना है। तो उसको भी किस तरीके से उसे भरा जाता है, उसका स्वरूप क्या होता है, कैसे उसे बनाया जाता है। कोई बाह्य व्यक्ति या निरीक्षक वहाँ पे आए तो निरीक्षक को तो पता होगा कि मैंने यहाँ पे देख के पता कर लिया कि आज कक्षा 6 में सेक्शन ABC, यहाँ पर सबसे कम बच्चे सेक्शन C में पाए जा रहे हैं, तो मैं कारण जानना चाहूँगा। तो मैंने प्रधानाचार्य से पूछा, प्रधानाचार्य जी ने विषय अध्यापक से पूछा क्या एक्शन उस पर हो रहा है, कोई विद्यार्थी अत्यधिक मात्रा में रह रहा है अनुपस्थित, तो उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है। तो वो बुलेटिन बोर्ड या मैं कहूँ ब्लैक बोर्ड जिसमें पूरा प्रार्थना, दैनिक प्रार्थना का पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों की उपस्थिति का ब्यौरा चस्पा होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है उससे जानकारी भी आपको यहाँ पे रखनी है। तो उपस्थिति पंजिकाओं का जो स्वरूप है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसका ब्लूप्रिंट आप बनाएंगे, उसका छाया चित्रण आप लेंगे। यहाँ विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है कि आप जाकर प्रधानाचार्य जी से कहें कि अध्यापकों का रजिस्टर बताइए और हम उसका फ़ोटो खींचना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी आपको अपना ऑफिशियल जो दस्तावेज है प्रेषित नहीं करेगा। आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर प्रधानाचार्य जी को दर्शाकर कि सर ये इसी तरीके से बनता है। विषय अध्यापक से संबंधित है तो विषय अध्यापक अपनी पंजिका आपको नहीं दे देगा कि फ़ोटो खींच लो और इसको आप, वो ऑफिशियल उनका डॉक्यूमेंट है, उसको वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट को आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जो आपको प्रोवाइड नहीं होगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें तो कहा गया है दस्तावेज जमा करने के लिए तो हमको तो ये फ़ोटो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं। जो आपको नहीं उपलब्ध हो रहा है उसको आप देखिए, उसका पैटर्न देखिए, उसका निर्मित करने का तरीका देखिए, उसमें कौन कौन से कॉलम बने हुए, कौन सी जानकारी अध्यापक के द्वारा भरी गई है, उससे अध्यापक से डिस्कस कीजिए, उस जानकारी को लीजिए और ब्लूप्रिंट बनाइए और उस ब्लूप्रिंट को अपनी फाइल में आप संलग्न कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप विद्यालय को किसी तरीके का दबाव नहीं दे सकते हैं कि वो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं आपको देने के लिए। आप वहाँ सीखने जा रखे हैं, आप उनका चेकिंग करने नहीं जा रखे हैं कि आप उनकी कोई रिपोर्ट बना रहे हैं। आप कैसे अध्यापक कार्य करते हैं, कैसे वहाँ पे सरकारी जो कार्य हैं वो योजनाएं हैं उनका नियोजन किया जाता है,
उनको व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, सत्र का व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाता, उसकी जानकारी लेने आप जा रखे हैं, तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उसको आप क्लिक नहीं करेंगे जब तक कि प्रधानाचार्य, अध्यापक या कार्यालय आपको अनुमति नहीं देता है। और जिसकी अनुमति नहीं मिलेगी, आपको उसका प्रमाण संलग्न करना है कि आपने वो चीज़ सीखी है, इसीलिए आप उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा खाका जो उस चीज़ के जैसे ही हूबहू दिखाई देता हो, उसका स्वरूप आप क्या करेंगे? फाइल में चस्पा करेंगे। बाकी छायाचित्र आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में, वो आप ले सकते हैं अनुमति के साथ में, जिसको कि आपको अपनी फाइल में चस्पा करना ही करना है। तो कितने प्रकार की उपस्थिति पंजिका होती हैं उसकी जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद बारी आती है, सत्र प्रारंभ हो रहा होगा तो कई सारे विद्यार्थी हैं जो किसी अन्य संस्था में प्रवेश लेना चाहते होंगे। तो जो टीसी और सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो निर्मित किया जाता है, तो यहाँ पे कार्यालय का सहयोग आप लेंगे। कार्यालय के जो कनिष्ठ सहायक या वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक जो भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, कार्यालय में जाकर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसा होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एकत्रित की जाती है, आप किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कोई आपके पास 10 साल के बाद आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये विद्यार्थी आपका जो टीसीसीसी है वो लेके जा चुका है अपनी, उसकी यहाँ पर जो मूल प्रति है वो यहाँ पर नहीं, वो डुप्लीकेट अब बनवाएगा या दूसरी प्रति उसकी बनवाएगा। इसकी जानकारी 10 साल के बाद भी कार्यालय कैसे अवेलेबल करवा देता है, तो ये इसको कैसे संरक्षित किया जाता है, इसके बारे में आप जानकारी भी लेंगे और उसके प्रारूप को भी अपनी फाइल में क्या करेंगे? चस्पा करेंगे। तो कार्यालय का सहयोग यहाँ पर आप लेंगे। इसके बाद सत्र जब प्रारंभ होता है तो उसकी शुरुआत होती है समय सारणी से, जो कि अध्यापक हो या विद्यार्थी हो या कार्यालय हो, सबके लिए जो समय का व्यवस्थापन है वो सुनिश्चित होता है और उसके लिए ज़रूरी है उसको टाइम को मैनेज करने के लिए एक टेबल बनाया जाए, जिसके अकॉर्डिंग अध्यापक हो, विद्यार्थी हो या कार्यालय हो अपने कार्य को क्या कर सके? संपादित कर सके। तो जो समय सारणी है वो विषयवार, अर्थात प्रत्येक विषय के अध्यापक का प्रवेश कब कक्षा के अंतर्गत कितने बजे होगा, कौन सा अध्यापक होगा, इसके लिए विषयवार किस तरीके से होगा, कक्षावार किस तरीके से होगा, और शिक्षक जो डायरी होती है उसको कैसे निर्मित किया जाता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है शिक्षक डायरी के अंतर्गत, ये सारी जानकारियाँ आपने लेनी है। तो विषयवार जो टाइम टेबल होता है वो प्रधानाचार्य जी के कार्यालय में होता है। तो प्रधानाचार्य जी के कार्यालय में इसको कैसे निर्मित किया जाता है, किस तरीके से दिखता है, कैसे बनाया जाता है, उसका स्वरूप बनाकर आप अपनी फाइल में चस्पा करेंगे। कक्षावार जो टाइम टेबल होता है जैसे कि आपके लिए निर्मित किया जाता है, तो कक्षा के फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, ऐसी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और उसमें भी सेक्शन बटे हुए हैं। और अध्यापक आपके पास संस्कृत का एक ही अध्यापक है, उसको सी सेक्शन में भी पढ़ाना है, उसको डी सेक्शन में पढ़ाना है, उसको ए सेक्शन। तो किस टाइम पे कौन सी कक्षा में कौन सा पीरियड चलेगा, इसका जो कक्षावार टाइम टेबल है वो कैसे बनाया जाएगा। तो आप किसी भी कक्षा का टाइम टेबल आप बनाएंगे, कक्षा 8 का बनाइए, 6 का बनाइए, 7 का बनाइए, जिस विद्यालय में आप गए हैं उसका टाइम टेबल क्लास वाइज कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको आप दर्शाएंगे। और विषयवार के लिए प्रधानाचार्य जी को कैसे पता चलेगा कि अभी सी सेक्शन में कौन सा अध्यापक जा रखा है, अभी 12th ए में कौन सा अध्यापक जा रखा है, अभी 9th बी में कौन सा अध्यापक जा रखा है, कैसे वो ये जानकारी सुनिश्चित करते हैं। तो उसके लिए जो विषयवार टाइम टेबल है उसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। अध्यापक जो कक्षा के अंदर गतिविधि संचालित कर रहा होगा, जो पढ़ा रहा होगा, वो क्या पढ़ा रहा होगा, आज की डेट में वो कौन सी गतिविधि कर रहा होगा, या मैं ये कह दूं कि आज से 2 महीने बाद वो क्या करने वाला है, इसका स्वरूप, इसकी जानकारी अगर प्रधानाचार्य को चाहिए तो वो कैसे इसकी जानकारी को
सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए शिक्षक डायरी होती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे उसे भरा जाता है, उस सारी चीज़ों का, या आपने कितना विद्यार्थियों को पढ़ा लिया है, कितने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर चुके, शिक्षक डायरी के अंतर्गत क्या क्या जानकारी अध्यापक के द्वारा लिखी जाती है, उसका संपूर्ण ब्यौरा और उसको प्रारूप के रूप में उसकी जो छायाचित्र होंगे उनको भी आप क्या करेंगे, फाइल में चस्पा करेंगे और लेखबद्ध भी करेंगे। इसके पश्चात आपने विद्यालय के जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन यानी कि शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, वहाँ का जो प्रशासनिक दल है, वो सारे प्रबंधक हैं, प्रबंधक की टीम है, वो किस स्वरूप में हैं, कितनी मात्रा में है, कितने मेल कितने फीमेल, किस कैटेगरी के हैं, ये सारी चीज़ें आपने ब्लूप्रिंट, इसका एक खाका तैयार, टेबल तैयार करनी है, उस टेबल को आपने लिखनी है। इससे संबंधित जो वीडियो है वो मेरे द्वारा पूर्व में बनाया गया है 4 महीने के प्रशिक्षण के लिए, वहाँ से आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आप वहाँ से वीडियो देखकर इस का कार्य संपादित कर सकते हैं। विद्यालय के भौतिक संसाधन, ये विद्यालय की जो मैं कहूँ इस चीज़ को दर्शाने का कार्य करेगा कि वो कितना संपन्न विद्यालय है। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आप स्पष्ट करेंगे भौतिक संसाधन क्या होते हैं, मानवीय संसाधन क्या होते हैं, इनका अर्थ, इनकी विशेषता, ये सारी चीज़ें। वहाँ जो विद्यालय का जो भवन है, जो बिल्डिंग है, वो किस आकार की है। आपने विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय का आकार कौन सा है, वो यू शेप का है, वो सी शेप का है, वो एम शेप का है, वो आई शेप का है, किस शेप का विद्यालय है, उसके बारे में आप लिखेंगे। उसके भवन के कक्षों का वर्णन करेंगे कि कितनी ऊंचाई का वो बिल्डिंग है, कितनी मंजिला वो बिल्डिंग है, भवन के अंतर्गत जो भवन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो किस स्वरूप की है, वो सारा विवरण एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से आर्किटेक्चर संपूर्ण बिल्डिंग में कितने इंच की ईंट लगी हुई है, कहाँ पे विंडो आई हुई है, कितनी विंडो होगी, कितने डोर होंगे, आपका जो ऊंचाई होगी कक्ष की वो कितनी होगी, फर्श में टाइल्स कौन सी बिछी होगी, इस तरीके का जो ब्यौरा है वो आपको लेना है। अब बात आती है कि हम आर्किटेक्चर तो है नहीं, इन फ्यूचर में आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आज कल आप देख रहे हैं कि लोग एक कक्ष के अंदर भी विद्यार्थियों को बिठा देते हैं, वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, आवागमन की व्यवस्था नहीं है उचित तरीके से, वहाँ पर विद्यालय का भवन का स्वरूप इस तरीके का नहीं है कि वहाँ उचित तरीके से प्रकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। तो असुविधाएं विद्यार्थी के अधिगम में क्या करती हैं, बाधाएं डालने का कार्य करती हैं। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर उपयुक्त तरीके से नहीं होगा तो विद्यार्थी को असुविधा होगी, और अगर उसको असुविधा होगी तो उसकी असुविधा का असर उसके अधिगम पे पड़ेगा। तो कैसा होना चाहिए विद्यालय के भवन, जो कि एनसीटी में जहां आप प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसके नियम अनुसार, उसमें दर्शाया गया है कि आपके विद्यालय में अध्यापक कितने होने चाहिए, तो फिर विद्यालय में कक्ष कितने होने चाहिए, कक्ष का स्वरूप कितना होना चाहिए, किस तरीके का बना हुआ होना चाहिए, और वहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी संपूर्ण जानकारी। तो एक अध्यापक को इस सब चीज़ों की क्या होनी चाहिए, जानकारी का होना आवश्यक है। तो इसीलिए आप ये जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे वहाँ के प्रधानाचार्य जी से, या जिसको भी इसकी जानकारी होगी उससे आप क्या करेंगे, जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो एक एक कक्ष के स्वरूप का, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का, उसमें कक्ष में विंडो कितनी है, दरवाजे कितने हैं, कितने बच्चों की स्ट्रेंथ उस कक्ष के अंतर्गत आ सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 30 बच्चे बैठाए जा सकते और वहाँ पर 60 बच्चों को क्या किया गया है, इस तरीके से बैठाया गया है कि बेचारों को बैठने में असुविधा हो रही है, और वहाँ जो वेंटिलेशन है उसके पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है, विद्यार्थी अत्यधिक मात्रा में वहाँ बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ का
ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुर्सी, मेज, पंखे, प्रकाश, पीने का पानी, बालक बालिका शौचालय, ऑल टोटल आप ये समझ लीजिए कि आप विश्वविद्यालय में ही आपको अगर किसी चीज़ की असुविधा होती है तो आपका अधिगम प्रभावित हो जाता है। आप अपने विभागाध्यक्ष जी से कहते हैं, विभागाध्यक्ष जी नहीं सुनेंगे तो आप प्रशासन से कहेंगे, प्रशासन आपके लिए उस चीज़ की व्यवस्था करेगी। फिर आपको अगर उससे राहत मिल रही है तो फिर आप अपने अधिगम को अच्छे तरीके से कर पाते। ठीक वैसे ही विद्यालय में ये सामान्य सी जो सुविधाएं हैं वो किस स्वरूप में, यानी ऑल विद्यालय में टोटल कितनी कुर्सियां मेज होंगी, टोटल पंखे कितने होंगे, प्रकाश की व्यवस्था यानी लाइट की फैसिलिटी कितने स्वरूप में है, कैसे स्वरूप में, कितनी मात्रा में, उसकी क्वांटिटी, इससे संबंधित भौतिक संसाधन से संबंधित जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है उसका अनिवार्य रूप से क्या कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा। पीने का पानी, टंकी स्वच्छ है, कितनी टंकियां हैं, कितने फ्लोर में हैं, ये सारी चीज़ें आप देखकर निरीक्षण कर छाया चित्रण वगैरह, नल वगैरह सारी चीज़ें ऑल टोटल ये लगा लीजिए। ये एक तरीके से अध्यापक इसकी जानकारी जब रखते हैं तो विद्यालय की बढ़ती हुई असुविधाओं को कम करने के लिए वो सरकार से जो डिमांड है वो करते हैं ताकि विद्यार्थी उससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सकें। उसके साथ साथ जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें भी इन सब चीज़ों का विशेष योगदान होता है, सारी व्यवस्थाओं का, चूँकि वो सरकारी कार्य है और सरकारी कार्य में जो व्यवस्थाएं सरकार ने जहाँ जहाँ जो व्यवस्थाएं संस्थाओं में दे रखी हैं, तो विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जो सबके लिए क्या होती है, लाभ प्रदान करने वाली होती है, वो सबके सहायक होती है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव के दौरान भी इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जानकारी रखनी होती है। तो एक तरीके से ये ट्रेनिंग भी होती है जिसका दायित्व आपको निभाना भी होता है, किंतु उससे महत्वपूर्ण है विद्यालय में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए आप विशेष रूप से क्या करेंगे, इन भौतिक सुख सुविधाओं का, संसाधनों का क्या स्वरूप उस विद्यालय में है उसके बारे में लेखपत्र करेंगे और छायाचित्र क्लिक करेंगे। पुस्तकालय, पुस्तकालय के अंतर्गत पुस्तकों का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। कोई विद्यार्थी पुस्तक लेके गया, जितने दिन उसको रखने के लिए परमिशन दी जाती है उतने दिन के बाद वो जमा हुई है कि नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो अगर उसमें फ़ाइन पड़ रहा है उसकी डिटेल कहाँ होती है, कौन से रैक में पुस्तक आपकी कौन सी है, इसकी जानकारी अगर आपको पुस्तकालय अध्यक्ष से चाहिए या जिसको दायित्व दिया गया है विद्यालय में, तो वो कैसे कहेगा आपको कि 3rd रो में जाइए, 3rd रैंक पे जाइए और 3rd रैक में वो चीज़ रखी हुई है, उसको कैसे पता चल जाता है। इसका अर्थ है वो कोई डायरी मेंटेन कर रहा है, तो वो डायरी कैसे बनाई जाती है, उसका लेखा जोखा कैसे तैयार किया जाता है और उसकी एंट्री किस तरीके से होती है, पुस्तकालय में पुस्तकों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ये सारी जानकारी, इसका छायाचित्रण आप क्या करेंगे, अपनी फाइल में चस्पा करेंगे और लेखपत्र भी करेंगे। प्रयोगशालाएं, कितने प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं, उसका व्यवस्थापन किस तरीके से, वैसे जैसे पुस्तकालय का जो कार्य आप करेंगे उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करेंगे। क्रीड़ा का मैदान, कितनी चौड़ाई का क्रीड़ा का मैदान है, विद्यालय का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कौन कौन सी गतिविधियां वहाँ पे करवाई जाती हैं, तो विद्यालय गतिविधियों से संबंधित वीडियो बना हुआ है आपका शैक्षिक गतिविधि वाले प्लेलिस्ट में। तो ये सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ से आप इनको देखकर इसकी गतिविधि की जानकारी ले सकते हैं। उपलब्ध उपकरण, यानी कि क्रीड़ा से संबंधित कौन कौन से जो एक्टिविटी के उपकरण हैं वो उपलब्ध हैं उसको भी आप लिखेंगे। और छायाचित्र वगैरह, क्रीड़ा के मैदान के छायाचित्र, खेलते हुए बच्चों के छायाचित्र, गतिविधि करवाते हुए छायाचित्र, ये सारे आप कलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कार्यालय की। कार्यालय का व्यवस्थापन, अध्यापक को शिक्षण के साथ साथ कार्यालय के कार्य की जानकारी भी होनी आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि आप अति दुर्गम स्थिति वाले विद्यालय में हैं और अति दुर्गम में आपको नहीं उपलब्ध हो पाया है कोई सहायक, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि कार्य बाधित हो जाएगा। आपको कार्यालय के कार्य का भी
सफल क्या करना है, व्यवस्थापन करना है, कोई कार्य ना रुक जाए। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और सारे कार्य अधिकांशतः आपके नेट के थ्रू ही होते हैं। तो आपको क्या वो चीज़ आती है, आपको किस तरीके से कार्यालय व्यवस्थित करता है सारी चीज़, डेटा को वो कहाँ पे है, कहाँ सेव किया जाता है, डिटेलिंग किस तरीके से की जा रही है, वो सारी जानकारी आपने रखनी है। तो कार्यालय के प्रमुख से आप क्या करेंगे, सारी जानकारी लेंगे, वहाँ के कर्मचारियों की संख्या, व्यवस्थापन, दायित्व, कौन सा कार्य कैसे किया जाता है, कितनी प्रकार की वहाँ फाइलिंग होती है, कितनी प्रकार के वहाँ पे अलमारियाँ जो रखी जाती हैं, टेबल किस तरीके की होती है, वो सारे A to Z, जिससे कार्यालय में कार्य करने में सुविधा होती है और दस्तावेजों का संरक्षण होता है, उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त करेंगे और छायाचित्रण भी करेंगे। व्यायामशाला और उसके लिए जो व्यायामशाला है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप देख रहे हैं शारीरिक शिक्षक हर विद्यालय में नियुक्त किए जाते हैं। तो शारीरिक शिक्षक से मिलकर इसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आप विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जो भी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं या पूरे वर्ष भर में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उत्सव आयोजित किए जाते हैं, उन सब की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। और जो भी कार्यक्रम इन 4 सप्ताहों के अंतर्गत विद्यालय में आयोजित किए जाएंगे, उनसे संबंधित छायाचित्र और उनका विवरण, जिस तरीके से आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम की गतिविधि को लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लेखबद्ध किया जाएगा और उसके छायाचित्र चस्पा किए जाएंगे फाइल में। अभिभावक जो संघ है, जिसके अंतर्गत अभिभावकों को PTM के लिए भी आयोजित आमंत्रित किया जाता है, उनके लिए PTM आयोजित की जाती है, उसका स्वरूप किस तरीके का होता है, क्यों उसे आयोजित किया जाता है, किस तरीके से आयोजित किया जाता है, कक्षा अध्यापक किस तरीके से मैनेज करते हैं उस बैठक को, और यदि कोई पेरेंट्स कोई शिकायत लेकर प्रधानाचार्य जी के पास जाता है या विषय अध्यापक से करता है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है और किस तरीके से अभिभावक को संतुष्ट किया जाता है उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए, उस सारी प्रक्रिया को आप लिखेंगे। और इस दौरान अगर कोई PTM आयोजित होती है विद्यालय में, तो उसकी जानकारी को आप लेखबद्ध करेंगे। छात्र कल्याण परिषद, चूँकि विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना का विकास विद्यालय जीवन काल से प्रारंभ किया जाता है, और इस नेतृत्व की क्षमता के लिए विद्यालय में छात्र कल्याण परिषद का निर्माण किया जाता है, जो कि उच्च स्तर में अलग स्वरूप का होता है और विद्यालय में अलग स्वरूप का होता है। तो वहाँ पे किस तरीके से विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए कौन कौन से दायित्व उन्हें दिए जाते हैं और उनके कार्य का स्वरूप क्या होता है, कौन कौन से दायित्व उनको उसके अंतर्गत दिए जाते हैं, उसकी जानकारी, और वर्तमान समय में जो कि अभी सत्र प्रारंभ ही हो रहा है उसमें क्या ऐसी व्यवस्था प्रचलित है और नहीं है, तो विगत वर्ष में या विगत सत्र में कौन उसका दायित्व ग्रहण कर रहे थे, उन विद्यार्थियों से मिलकर भेंट कर उनसे चर्चा परिचय और जानकारी प्राप्त करना, अध्यापकों से जानकारी प्राप्त करना। प्रबंधन समिति, विद्यालय के संचालन के लिए, व्यवस्थापन के लिए किस तरीके का प्रशासनिक प्रबंधन समिति है, उनमें उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं और उनका चयन किस तरीके से होता है, उनका दायित्व किस तरीके से होता है, उनकी बैठकें कैसे आयोजित होती हैं, वो किन किन मुद्दों पर चर्चाएं परिचर्चाएं करते हैं, कब कब उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं, वो सारा विवरण, उनका लेखा जोखा कहाँ लिखा जाता है, वो सारी जानकारी प्राप्त कर छायाचित्र के साथ आप अपनी फाइल में चस्पा करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं वहाँ पर आयोजित की जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप विद्यालय में किस तरीके का होता है, विषय अध्यापकों से इसकी जानकारी लेकर और उसको लेखबद्ध करेंगे आप अपनी फाइल में। परीक्षा की प्रक्रिया के लिए प्रधानाचार्य जी के द्वारा विद्यालय में विभिन्न तरीके की परीक्षाओं के आयोजन के लिए, जिसमें छमाही परीक्षा हो सकती है, मासिक परीक्षा हो सकती है, अर्धवार्षिक परीक्षा
के अंतर्गत जो आयोजित होने वाला परीक्षा का पैटर्न है वो आ जाता है। प्री बोर्ड आ जाता है, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। कोई अन्य विद्यालय हमारे विद्यालय में सेंटर के रूप में आ रहा है तो इस तरीके का परीक्षाओं के आयोजन का होता है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो सकती है तो उनका व्यवस्थापन कैसे विद्यालय में किया जाता है, उसका स्वरूप किस तरीके का होता है, विद्यालय स्वयं की परीक्षाओं का आयोजन किस तरीके से करता है, वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर आप फाइल में चस्पा करेंगे दस्तावेजों को और जानकारी को लिपिबद्ध करेंगे। साथ ही साथ छात्र एवं शिक्षक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, छात्र को एक सत्र में कैसे मूल्यांकित किया जाता है और प्रशासन या प्रधानाचार्य के द्वारा शिक्षक को कैसे मूल्यांकित किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया की जानकारी आप प्राप्त करने के पश्चात छात्र से संबंधित आप अध्यापक से जानकारी लेंगे और शिक्षक से संबंधित आप शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों से क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। इसके बाद आ जाता है इसमें परीक्षा परिणाम। तो परीक्षा परिणाम का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे संपूर्ण विद्यालय का रिजल्ट एक दिन निश्चित कर प्रदर्शित किया जाता है, विद्यालय के रिज़ल्ट को कैसे बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है, कक्षा कौन से सेक्शन का, कौन सी कक्षा के किस विद्यार्थी ने टॉप किया है, विद्यालय का कौन सा बच्चा टॉपर है, टॉपर्स की लिस्ट को कैसे निर्मित किया जाता है, ये सारी चीज़ें और टोटल यानी परीक्षा के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त करने के बाद अपनी फ़ाइल पर चस्पा करेंगे। और ये सारे फाइल जिनका विवरण आपको दिया गया, आप चाहें तो संस्कृत में बना सकते हैं और आप चाहें तो हिंदी में इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण फाइलों में मैंने विशेष रूप से फोकस किया है कि आपको प्रमाण के रूप में छायाचित्रों का संकलन, ब्लूप्रिंट का संकलन, दस्तावेजों का संकलन आवश्यक रूप से करना है और यह देखना है कि अगर विद्यालय का कोई औपचारिक दस्तावेज है जो आपको नहीं दर्शा सकता है तो उसके लिए आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बल्कि उसका प्रारूप निर्मित कर चेक करवा कर उसे अपनी फाइल में संलग्न करेंगे। तो ये है आपका 4 सप्ताह का विद्यालय संबद्धता प्रशिक्षण के दौरान आपके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा, जिसके अंतर्गत आपने विषय से संबंधित क्षेत्र आधारित कार्य और विद्यालय संबद्धता से संबंधित प्रतिवेदन निर्माण किस तरीके से आपके द्वारा किया जाएगा, कुल 6 फाइलों का निर्माण जो आपके द्वारा किया जाएगा, उसके कार्य के अंतर्गत आपको क्या क्या कार्य किसके सहयोग से संपादित करना है। तो आप इससे जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे से अच्छे तरीके से अच्छी जानकारी के साथ में अच्छे अनुभवों को लेकर आप विद्यालय से आइए और उन अनुभवों के आधार पर आप जो 4 महीने का प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यालयों में जाएंगे, वहाँ उन अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने प्रशिक्षण को और प्रभावशाली बनाएंगे। तो आप कुशलतापूर्वक अपने कार्य का संपादन कीजिए। धन्यवाद।